नमस्कार। न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे साथ की स्क्रीन में देख रहे हैं हमारे बहुत ही सीनियर पत्रकार भाऊ तोरसेकर, जिनसे हम लोग चुनाव को कैसे देखना चाहिए और किस तरह से बदलाव है उसमें आम जनता की समझ किस तरह से देखती है, क्योंकि हम अक्सर अपनी समझ से देखते हैं, लेकिन भाऊ की जो हम लोग जो सुनते हैं चुटेले वाक्य और लंबा अनुभव, 4-5 दशक से लंबा जो पत्रकारी अनुभव है उसमें वो सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से बताते हैं कि जनता कैसे सोचती है। तो हम इस वक्त जब बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है, परसों आना एग्जिट पोल सब एग्जिट की भविष्यवाणी कर चुके, लेकिन तेजस्वी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज और कहा कि वो 14 तारीख को मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आप सुन लीजिए, इन सब में कोई अंतर नहीं है। तो इसी पर बातचीत करते हैं, शुरू करेंगे। लेकिन भाऊ, आपका बहुत बहुत स्वागत है तमाम दर्शकों की तरफ से न्यूज पॉइंट के। आप आए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब आप तेजस्वी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या अर्थ देखते हैं, क्योंकि चुनाव तो खत्म हो चुका, अब तो कोई मतदाता उनके इस बात से मुझे नहीं लगता कि सुनना चाहता होगा इस बात को। जी तो वो तो आपको याद होगा, वो तो शहजादे है। माँ मुख्यमंत्री थी, पिता मुख्यमंत्री थे, चाचा भी मुख्यमंत्री थे, तो शहजादा है। और 70 साल पहले इनके बारे में गाना लिखा गया, जिसका जिक्र मैं राहुल गांधी के लिए जयपुर डायलॉग में किया था। वही गाना इनको लागू होता है। ये होंगे राजे राजकुंवर हम, बिगड़े दिल शहजादी, हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे, सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी। तो ये लोग ऐसे होते, वो दिमाग और कल्पना में जीना चाहते, तो कल्पना में मुख्यमंत्री होना चाहते तो हो। अगर इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए राहुल गांधी भी नाराज थे 1 महीने से, इनके अच्छे साथी, इनके गठबंधन में मित्र दल करके कांग्रेस है, लेकिन वो भी इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती थी। और आखिरी समय में, यानी पर्चे भरने का टाइम तक खत्म हो गया, विड्रॉल का टाइम खत्म होता है, उसके बाद अगर कांग्रेस बोलती है हाँ ठीक है ये बनेंगे, तो उसका मतलब क्या है? अगर पर्चे भरने का टाइम खत्म होने तक कांग्रेस इनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तक नहीं मानती, उसका मतलब वोटिंग होने के बाद क्या होने वाला है कांग्रेस भी जानती थी, लेकिन दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, वरना चुनाव के नतीजे की हकीकत तो दुनिया जानती है। सिर्फ ये नहीं जानना चाहते तो कोई बात नहीं। शपथ वो लेते रहे, घर में बैठे रहे, हेलोवीन वगैरह करते रहे, मछली पकड़ के राहुल गांधी को खिलाते रहे, या राहुल गांधी पकड़ेंगे इनको खिलाएंगे, उससे बिहार की जनता को कोई मतलब नहीं है। अब देखो एसआईआर हो गया, यानी जो गड़बड़ियां चुनाव वोटर्स लिस्ट में थी वो हटाई गई। एक भी लोग, कोई इंसान आगे आकर खड़ा नहीं हुआ कि मैं जिंदा हूं, मेरा नाम कट गया। तो 3 महीने से एक ऐसा तमाशा कर रहे, इनको जनता के दिमाग में क्या है इसका भी पता नहीं है, जनता के साथ जाते नहीं है। मुझे बोलिए कि इतना बड़ा चुनाव हो गया, कुछ मैं मानता हूं कि 4-5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोटिंग किया है, लेकिन वो बूथ पर कोई एक इंसान आकर नहीं बोल रहा है कि मेरा नाम गलत से कट गया है, मैं जिंदा हूं, मेरा नाम था, मेरा नाम कट गया। ऐसे मुद्दे पर इन्होंने 3 महीने खराब कर दिए अपने। तो लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? आम आदमी जो वोटिंग के लिए बाहर निकलता है वो किस ढंग से सोचता है, अपनी मन की तैयारी करता है, अपना खुद का मत ओपिनियन बनाता है, जिस दिन जाकर बटन दबाना हो या ठप्पा मारना हो। तो इसका तक पता नहीं, तो 14 तारीख को क्या होने वाला है इसको आइडिया बिल्कुल नहीं है। तो वो अपने ही वो सपने में मशगूल है, और शपथ लेने के सपने देख रहे तो देखते रहे, और 5 साल वो शपथ लेते रहे, किसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमको तो नहीं होगी। और इन्होंने प्रचार शुरू करने के पहले 3 महीने से मैंने एक रट लगाई है, मानो जो अभिषेक के साथ हो या ओमकार जी के साथ हो। मैंने पहले बोल दिया था 150 सीटें आराम से एनडीए के आने वाली है, सीट का बंटवारा हो ना हो। इसका कारण ये था कि एनडीए के तरफ से एनडीए को जिताने के लिए
जो एक और आरएसएस ढंग का फोर्स काम करता है, वो फोर्स किस ढंग से काम कर रहा था उसकी छोटी मोटी खबरें मेरे पास पहुंचती थी। यानी आज की बात नहीं है, 1 साल पहले जब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद नतीजे आए लेकिन मुख्यमंत्री तय नहीं हो रहा था और कम से कम 2 हफ्ते मेरा ख्याल है निकल गए थे। तो जिन्होंने जितवाया था वो आरएसएस का फोर्स मुंबई महाराष्ट्र छोड़कर निकल गया था। उनमें से बहुत सारे दिल्ली गए थे और उनमें से कुछ चुनिंदा लोग थे वो बिहार में चले गए थे, जो दिल्ली में गए थे क्योंकि 4 महीने में दिल्ली का चुनाव था। और उनमें से जो प्लानिंग करते हैं उसमें से कुछ चुनिंदा लोग बिहार पहुंचे थे 1 साल पहले। तो वहां से चुनाव की तैयारियां अगर कोई शुरू करता है जिसमें उनका अपना नहीं है, आरएसएस बीजेपी का समांतर संगठन है, मातृ संगठन है, वो अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहा है, तो उसकी तैयारियां कहां से शुरू हो गई थी? ये तो 2-3 महीने पहले उतरे हैं। तो ये सपने में रहे उसकी हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे पता था जिस ढंग का उन्होंने व्यवस्था की थी वो, तो इसलिए मैं तो 2-3 महीने से बोल रहा हूं कि 150 प्लस होगा। लेकिन अर्थात मेरा अंदाजा अब बदला है सेकंड राउंड का वोटिंग होने के बाद। मैं मानता हूं कि 175 के आसपास 175 प्लस एनडीए आ जाएगा। इसका मतलब साहब है ये तो 100 तक नहीं जाने वाले। उसके एनडीए जो है कांग्रेस और आरजेडी वो 100 तक भी नहीं जाने वाले। हाँ, मैं अभी ये सोच रहा हूं, यानी मेरा दिमाग जो चल रहा है क्या ये 50 क्रॉस करेंगे, इस पर मेरा दिमाग चल रहा है। अच्छा, एक बात और है, उन लोगों ने एक बड़ी चीज हमने देखी जो महिलाओं का थे, लेकिन ये जो इतनी बड़ी वोटिंग है, इस वोटिंग ने चूंकि आजादी के बाद से आज तक, जबकि जब जंगल राज बदलना होगा तब भी वोट पड़ा होगा, इसके बाद भी वोट पड़े हैं। सुशासन बाबू को 2010 में अभूतपूर्व बहुमत मिला, लेकिन इसके बावजूद ये जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, इसका कंसर्न क्या है? क्योंकि ये तो तय है कि दिख रहा है, चूंकि ग्राउंड पर हम लोग भी देख रहे थे कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है, लेकिन क्या प्रो कॉम्बेंसी या ये कहूं कि जो प्रो सरकार के वो भी इस तरह की आंधी चला सकती है? बिल्कुल चलाती। देखो, एक बात होती है, हमको जब किसी चक्रवात या ऐसा कुछ सुनामी का अलर्ट मिलता है तो हम तो बहुत दूर बैठे, आपका पटना हो या हमारा मुंबई हो, हम दूर बैठे कहीं, वो बहुत सुनामी बहुत दूर से आ रही है, लेकिन हम अपनी जगह शायद ही आएगी, फिर भी हम कितनी तैयारियां करते। तो लोकसभा में जो कुछ हो गया उसका वोटर के दिमाग में बड़ा पछतावा है कि गड़बड़ ना हो जाए। तो जब आपको मालूम है, आप कहीं अभी सर्दी का सीजन शुरू हो रहा है, आप कहीं भूटान में या हिमाचल में घूमने जाने वाले हो तो आप सर्दी के अपने हमेशा के कपड़े वो तो साथ लेके जाते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा लेके जाते हो, समझे आप जी। तो बिहार में गड़बड़ ना हो, हमारे खाते में 10,000 आ चुके हैं और पिछले 20 साल में आहिस्ते आहिस्ते महिलाएं घर से बाहर निकलने लगी है, डर का माहौल कम हो गया है, गुंडागर्दी रंगदारी या ये जो किडनैपिंग वगैरह वो कम हो गया है। और जिस ढंग से तेजस्वी के साथ निकले हुए उनके जो गुंडे जिन्होंने डंडे लेकर बाइक रैली की थी, उससे लोगों को ज्यादा विचलित किया है। तो महिलाएं ज्यादा, देखो ज्यादा से ज्यादा पहले बार महिलाओं का परसेंटेज बढ़ा है, तो वो प्रो इनकम्बेंसी की तरफ इशारा कर रहा है कि ये वोटिंग कहा जा रहा है। तो जो एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल में इसलिए गलत मानता हूं। एग्जिट पोल कहां तक सही होते, एग्जिट पोल का या ओपिनियन पोल का जो आधार होता है वो पिछले चुनाव का जो वोटिंग हुआ है, जो नतीजे आए, उसके आधार पर आज का ओपिनियन पोल होता है। अब देखिए, पिछले बार मुझे लगता है कुछ 57 वगैरह कुछ परसेंटेज वोट हुआ था, इसका मतलब 8-9% बढ़ा है। तो ओपिनियन पोल का जो आधार है वो 57% का है। ये अगर 9% बढ़ता है तो वो जो 9% बढ़ा है, वो 9% बढ़ा हुआ है,
उसको ओपिनियन पोल का सर्वे लागू नहीं होता, क्योंकि आप तीसरी पायदान पर खड़े होकर ओपिनियन पोल ले रहे हो और वोटिंग पांचवी पायदान पर हुआ है। तो अगली दो पायदान जो होते हैं वो उस ओपिनियन पोल में आता नहीं, उस सर्वे में आता नहीं। जो आगे निकला है वो उत्साहित होकर निकला है, गुस्से में निकला है, तो वो ओपिनियन पोल में पकड़ा नहीं जाता। मुझे याद आता है मैंने 95 में जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, तो उस वक्त आपको मालूम है एक ही बड़ा ओपिनियन पोल बनाने वाला था जो उस समय का प्रशांत किशोर माना जाता था, हमारे प्रणय रॉय जी। तो उनका इंडिया टुडे में सर्वे आया था कि हरियाणा, महाराष्ट्र वगैरह 3 स्टेट थे, कर्नाटक भी शायद था। तो उन्होंने लिखा था कि कुछ भी करके छोटा मोटा होकर लेकिन शरद पवार सरकार बने। तो मैं एक पेपर का मराठी में एडिटर था, मैंने 3 एडिटोरियल उस ओपिनियन पोल पर लिखे थे। पहले में लिखा था ओपिनियन पोल कैसे होता है, दूसरे में लिखा था कि प्रणय रॉय ये ओपिनियन पोल के भारत में जनक है, और तीसरे में लिखा था कि इनका हर पोल सही आया लेकिन ये गलत होगा। ये गलत इसलिए मैंने लिखा था कि उसका कारण ये था, आपको मालूम है उस वक्त 95 में चुनाव आयुक्त सेशन हुआ करते थे जी, और सेशन की इतनी सख्ती थी कि पर्चा भरने को जाने वाला जो उम्मीदवार था वो अपने साथ 5 से ज्यादा लोग भी लेकर नहीं ले जा रहा था, क्योंकि उन्होंने तय किया था कि 5 से अगर ज्यादा लोग पर्चा भरने के आपके साथ आ जाएंगे तो उनका नाश्ता तुमने करवाया, उनको चाय तुमने पिलवाई है, उनको टैक्सी या बस का भाड़ा किराया आपने दिया है, तो वो भी अपने आप वो जो चुनाव अधिकारी होता है वो जोड़ देता था, आपको देने की जरूरत ही नहीं, इमीडिएटली नोटिस आती थी। तब मैंने लिखा था कि अगर इसके बावजूद प्रचार पर, चुनाव पर खर्चा कम होने के बावजूद अगर 6-7% वोट बढ़ा है तो वो पवार के खिलाफ है। लोग पवार को हराना चाहते, कांग्रेस को हराना चाहते, और बिल्कुल वही हो गया। मैंने ये नहीं बोला था कि शिवसेना बीजेपी का बहुमत आएगा लेकिन पवार हारेगा, ये मैंने लिखा था, और बिल्कुल वही नतीजे आ गए। तो जो परसेंटेज बढ़ता है तो वो जिस साइकोलॉजी से बढ़ता है, जिस दिमाग में वो वोट यानी मत तैयार होता है, उस दिमाग को भेदना जरूरी होता है कि वोटर के दिमाग में क्या चल रहा है। अब देखो महिला ज्यादा से ज्यादा बाहर आ गई, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि कुछ नहीं, महिला आकर कुछ नहीं करेगी, महिला। तो एक तो नीतीश बाबू का मतलब उनका वोट बैंक महिला है, उसमें उन्होंने 10,000 दे दिए। अगर बदली हो गया तो आने वाले पैसे बंद हो जाएंगे, और तेजस्वी तो देने की बात कर रहे हैं लेकिन करेगा तो कुछ नहीं। तो इसलिए डर के मारे जो आलसी होकर, लिथार्जिक होकर जो महिला वोटर घर में बैठने वाली थी वो भी जल्दी जल्दी जाकर वोट देकर आ गई, इसलिए महिलाओं का परसेंटेज बढ़ा है। तो उसको जिम्मेदारी से देखना पड़ता है, और इसलिए मैं मानता हूं कि 175 तो प्लस मेरे ख्याल से होने वाला है। लेकिन मैं वो फिगर देखना चाहता हूं कि इंडी अलायंस हारेगी तो किस ढंग से हारेगी, कितने आंकड़े कर। देखो महाराष्ट्र में तो मैं गलत साबित हुआ था पिछले साल, 1 साल पहले जब मुझे पूछा गया था तो मैंने बोला कि ये 100 नहीं पार करेंगे, लेकिन इन्होंने वहां भी मुझे गलत ठहराया, वो तो 50 के नीचे आ गए। तो इसलिए जब महाराष्ट्र रिपीट बोल रहा हूं तो क्या इंडी अलायंस 50 के भी नीचे रहेगी, मुझे गारंटी नहीं है लेकिन आशंका है। लेकिन एक मैं छाती ठोक कर बोल दूंगा कि इंडी अलायंस यानी कांग्रेस, वो वीआईपी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, माले जो कुछ है, वो जो इंडी अलायंस है वो 60 के आगे नहीं जाए, 60 के आगे नहीं जाए, 60 के आगे नहीं जाए। और एक बात बता दूं कि कांग्रेस सीपीआई माले से भी कम होगी। पिछले बार लेफ्ट फ्रंट जो 16 पर थी, कांग्रेस 19 पर थी, इस बार कांग्रेस डबल डिजिट नहीं होगी, 9 से पहले ही फंस गई। ये तो बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि बहुत ही
चौंकाने वाला पहले से पहले। और चूंकि भाऊ जो कल कह रहे थे, पहले परसों हम लोग शत्रुबोध में आपने देखा वो चैनल पर आए, उन्होंने खुद ही बताया था कि ये होगा, और उसके बाद एग्जिट पोल उसी तरफ बढ़े। तो अब हमको ये भी देखना होगा। लेकिन ऐसा क्या है कांग्रेस के प्रति, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? चूंकि कांग्रेस के युवराज जूते पहन के कूदे हैं। वो अगर आपने देखा होगा तो जूते पहन के मखानों के उसमें कूद गए। तो उन्होंने तो जूतों की भी परवाह नहीं की, देखिए, मखानों के लिए। और इसके अलावा देखिए वो तैर के भी गए, उन्होंने स्विमिंग पूल भी नहीं बनवाया, और या उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई मैं स्विमिंग पूल में तैर के मछली पकड़ूंगा। वो तो तैर के गए। इसके बावजूद आप माले से भी कम कह रहे हैं। ये बात नहीं समझ रहे हैं दर्शक। बहुत प्यार कर रहे हैं उनको कि जूते पहन के घुस जाते हैं। वो हजारों के जूते होंगे कम से कम, हल्का फुल्का जूता तो नहीं होगा। मछलियों को पसंद आया होगा जूता। नहीं, एक बात है, इनका दिमाग देखो। आप मछली पकड़ने जा रहे हो और मछली हाथों से नहीं पकड़ते, जाल में पकड़ते, तो पानी में कूदने की जरूरत नहीं होती। इतनी छोटी बात जिसके दिमाग में घुसती नहीं, तो लोग क्या सोचेंगे। और दूसरी बात मैं मानता हूं कि शायद उन्होंने पहले से तय किया है कि तेजस्वी को तो डुबाना है, तो डुबाने के लिए पूरा गहरा पानी है या नहीं वो समझने के लिए वो कूद पड़े। वरना तो नाव में बैठे थे, ना, नौका थी, लेकिन फिर भी कूद पड़े, क्योंकि हाँ बोले देखे कमर तक पानी है, शायद इसमें नहीं डूबेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि दूसरी राउंड को पटना में जाएंगे ही नहीं, और पंचमढ़ी में जाकर बैठ गए। तो कांग्रेस कम होगी, इसका कारण और एक है कि कांग्रेस के पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। देखो, आप बड़ा ब्रांड बनाओ, आप 100 करोड़ खर्चा करो, एक प्रोडक्ट बनाओ, उसके लिए बहुत सारा इश्तिहार करो, प्रमोशन पर 10-12 करोड़ खर्चा करो, लेकिन जो कोई प्रोडक्ट बनता है वो दुकान में बेचा जाता है। घर घर घूम के सेल्समैन उसको बेचते। गोडाउन में प्रोडक्ट बनता है, गोडाउन में जाकर पड़ता है, वहां से सप्लायर की एक चेन बनती है, दुकान तक पहुंचता है। यहां जब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका कार्यकर्ता, विभाग का कार्यकर्ता एक सेल्समैन होता है, वहां तक पहुंचाने वाला आपका कोई ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वगैरह होता है। तो ये जो सप्लाई चेन है वही अगर नहीं है तो आपका प्रोडक्ट कौन से ग्राहक के पास जाएगा, ये मुझे बताओ। कांग्रेस के पास वो सप्लाई चेन नहीं है। मार्केटिंग में हम सप्लाई चेन बोलते हैं, चुनाव के क्षेत्र में उसको कार्यकर्ता का संगठन मानते हैं। अगर यहाँ कोई संगठन है ही नहीं, आपने देखा होगा कि वो तेजस्वी ने या बाकी लोगों ने बता भी दिया कि राहुल गांधी वोट चोरी का जो पदयात्रा निकल चुके थे, उसमें सब तो आरजेडी के कार्यकर्ता थे, इनके थे ही नहीं। और इसलिए पदयात्रा जब खत्म हुई तो गांधी मैदान में वो रैली करने वाले थे, लेकिन वो रैली हुई तक नहीं, क्योंकि भीड़ आई ही नहीं। ये तो सबसे बड़ा सिग्नल है कि कांग्रेस को वोट देने वाले को राहुल गांधी बिहार में आए, पटना में आए, पदयात्रा कर रहे हैं, इसका पता तक नहीं। हाँ, मीडिया में उनका बहुत बड़ा जोश था, मीडिया में जोश था। राहुल गांधी ने हाथ उठाया, राहुल गांधी ने अपने ही बाल छुए, राहुल गांधी अपने दाढ़ी के बाल खुजला रहे, वगैरह वगैरह। वो जोर शब्द चलता है, वो एडवर्टाइजिंग होती है, प्रमोशन होता है, बाजार नहीं होता। तो अगर आपका जो माल है वो दुकान में नहीं है, शोकेस में तक नहीं है, तो ग्राहक खरीदेगा कहां से? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि राहुल गांधी ने बड़ा प्रमोशन अच्छा किया, लेकिन मार्केट में मनकाम प्रोडक्ट नहीं आया। तो देखते कितने लोगों तक पहुंचता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, डबल डिजिट का मतलब 10 होते हैं जिसमें 2 आंकड़े होते हैं। तो 9 के नीचे शायद 5 तक भी फंस जाए, 5 तक भी फंस और जाए। वो कोई नई बात नहीं है। आपने जो जिक्र किया 15 साल पुराना 2010 का, तो 2010 में मेरा ख्याल है कांग्रेस के 3 ही तो एमएलए थे। हाँ, कांग्रेस नीचे आ गई थी काफी, तो क्योंकि 2015 में नीतीश ने गलती करी और अपने 115 एमएलए होने के बावजूद लालू के साथ जाकर अपने लिए सिर्फ 100 सीटें ले ली, 15 सीटें छोड़ी। इससे कांग्रेस को संजीवनी मिली थी। तो लालू या नीतीश के कारण कांग्रेस का सर्वाइवल हुआ है, कांग्रेस की अपनी ताकत नहीं है। देखो,
जो इंसान हम कहते हैं जिंदा है लेकिन वेंटिलेटर पर है, उसका मतलब क्या होता है? उसकी अपनी सांस नहीं चल रही है, वो आर्टिफिशियल सांस लेकर छाती उसकी हिलती दिखाई देती है। तो कांग्रेस अगर 10-15 साल से वेंटिलेटर पर है तो इस चुनाव में ऐसा क्या होने वाला है? वेंटिलेटर, आप वो नलिया वगैरह निकाल दो, पाइप निकाल देते हो हवा के, तो क्या होता है? तो वही तो हालत है कांग्रेस की। एक और इसमें आपके उसमें, चूंकि जो शकील अख्तर अहमद है, बहुत दिन तक कांग्रेस के यहाँ मतलब मीडिया के अंदर तो वो एक चेहरा सा होते थे कांग्रेस का, लेकिन वोटिंग खत्म हुई और शकील हमें इस्तीफा दे दिया। तो ये क्या भागने लगे जहाज से लोग? हाँ, उन्हें तो वो बहुत सारा, वो तो मुझे मालूम नहीं था, वो दिल्ली से राज्यसभा में थे मेरा ख्याल है। दिल्ली से वो हाँ, उनको लेकिन राज्यसभा में शीला दीक्षित ने भेजा था, जी इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि वो बिहार के हैं। मैं तो उनको दिल्ली के ही मानता था। तो अभी अभी पता चला है कि ये निकल चुके, तो उनको मालूम था। मैं पिछले कुछ बहुत सारे पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ कि मुझे बिहार में कोई नाम लेने जैसा कांग्रेस का लीडर है तो बताओ। जैसे हम सचिन पायलट बोल सकते हैं, या अजय माकन दिल्ली के लिए बोल सकते हैं, अधीर रंजन चौधरी बंगाल के लिए बोल सकते हैं, या मध्य प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए है, लेकिन बिहार में जिसका हम बिहारी कांग्रेसी नेता करके नाम ले, तो जगन्नाथ मिश्रा के बाद, एलएन मिश्रा, लक्ष्मी नारायण मिश्रा और जगन्नाथ मिश्रा के बाद कांग्रेस का कोई नाम लेने जैसा बिहार का नेता है ही नहीं। तो ये छोटे छोटे लोग थे। और चूहे तो आपको मालूम है, जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भाग लेते। अब चूहे भी भागने लगे, इसका मतलब कितनी बुरी स्थिति में है। और अब इसका आपको पता चलेगा क्या यहां डूबेगा कि नहीं, गहरा पानी कितना है। हम चुल्लू भर पानी में नहीं डूबे, ये दिखाना चाहते थे राहुल गांधी। देखो यहाँ कमर तक पानी है, यहाँ कांग्रेस डूबेगी, यहाँ इंडी डूबेगी, ये चुल्लू भर पानी नहीं, पूरा तालाब है। समझे आप? वो सिंबॉलिक होता है, पॉलिटिक्स भी सिंबॉलिक होता है। उन्होंने कूद कर दिखा दिया कि हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन यहाँ डूबने वाला है, लेकिन चुल्लू भर पानी नहीं, पूरा तालाब है जहां डूबेंगे। ये एक और बड़ी बात मैं इस गठबंधन को लेकर, चूंकि देखिए वहां तो राहुल, जब नीतीश कुमार महिलाओं में जिस तरह से उनकी अपील थी, और जब मैं फील्ड में घूम रहा था तो ऐसी 150, 200, 500 महिलाओं से लगभग मैंने बातचीत अलग अलग की होगी, माइक पर की है जो, उसमें वो प्रधानमंत्री मोदी को बहुत जगह पर वो बाकायदा सुपरसीड करती दिखती थी। मतलब मोदी जो है कभी नीतीश से ऊपर होते थे, किसी जगह पर नीतीश मोदी, लेकिन उनकी अपील जो है महिलाओं में एक यूनिवर्सल दिख रही थी कि हाँ, ये महिलाओं में दो नेता खींच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस दूसरे गठबंधन में महिला वोटर्स के लिए कोई बड़ा मुझे नहीं लगा अभियान, सिर्फ एक जैसे कह देते हैं चलते वक्त फेंक दिया जाता है कि 30,000 तुमको ये दे देंगे, फला ये दे देंगे, उसके साथ ये हुआ। लेकिन पूरे गठबंधन में कभी वो मछली खाते हुए दिखे प्लेन के अंदर, जब सावन का महीना था उसका मैसेज अलग गया, उसके बाद वो फिर ये कहने के लिए बैठ गए, चुनाव प्रचार में भी नहीं निकले जब तक उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। दिल्ली से लोग पहुंचे, फिर कृष्णा अल्लावरू आप एयरपोर्ट पे पिटते दिखे। तो ये जो पूरी कैंपेन थी, इसका भी फर्क पड़ता है, या जो मतदाता जातीय आधार पर और मुस्लिम मतदाता का जो गठबंधन है उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बस बाकी नहीं जोड़ पाए? देखिए धीरेन्द्र जी, एक बात होती है, चुनाव जो होता है ना, तो चुनाव में मैं ऐसे मानता हूं, मेरा जो आकलन है कि 75-80% वोटर पक्के होते हैं, या यहाँ के होते या वहां के होते, और उसमें गठबंधन हो तो इस गठबंधन के, उस गठबंधन के, पार्टी उसमें जो पार्टी है उसके भी लॉयलिस्ट होते। लेकिन उसमें गठबंधन में एक गड़बड़ ये होती है कि समझो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश साथ आ जाते हैं, तो क्या होता है कि अखिलेश को वोट देने वाले बहुत सारे वोटर वो होते हैं, वो मायावती को बिल्कुल पसंद नहीं करते। मायावती भी नहीं चाहिए और बीजेपी भी नहीं चाहिए, इसलिए अखिलेश के पास आए। अगर अखिलेश और मायावती इकट्ठा हो जाए तो वो बोलते हैं कि
अखिलेश के दो या मायावती के दो, तो हिसाब तो एक ही हो गया। तो इससे अच्छा है बीजेपी को दे देते, समझा। तो वैसे ही मायावती के वोटर होते, वैसे ही अखिलेश के होते, वैसे ही बीजेपी के होते। अब देखो दिल्ली में कांग्रेस अलग से लड़ी, तो अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठा हो जाती तो जो कांग्रेस के लिए 2.5% वोट बढ़े वो गठबंधन को नहीं मिलते, वो बीजेपी के पास जाते, क्योंकि वो वरना तो कांग्रेस बीजेपी को वोट देते, लेकिन अल्टरनेटिव है तो कांग्रेस को देंगे या आम आदमी पार्टी को देंगे। लेकिन अगर जो एक नहीं चाहिए उसके साथ ही मेरे जो पार्टी है उसने किया तो मैं थर्ड अल्टरनेटिव निकालता। तो बिल्कुल ये बात है, बिहार में भी गठबंधन आपने बनाया, लेकिन उस गठबंधन में जो अलग अलग पार्टी है उनका टोटल करके नहीं होता, उनसे कुछ ना कुछ टूटते हैं और वो अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। कि मैंने राहुल गांधी को वोट दिया, फिर भी वो तो जाने वाला है किसके खाते में, अखिलेश के खाते, तेजस्वी के खाते में। तो ऐसे वोट टूटते हैं। और एक बात और समझो, आपने जो बात बताई, आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो अलग अलग 400-500 महिलाओं से आप मिले, तुम महिला का मतलब जानते हो? महिला का सबसे बड़ा भाव बंधन पिता से और भाई से होता है, उसको पति या प्रियकर बाद में मिलता है। सबसे पहले वो महिला सुरक्षा देने वाला भाई या बाप मानती है, वो पहला पुरुष होता है। वो नर नारी का रिश्ता नहीं है, भाव बंधन है। तो नरेंद्र मोदी हो या नीतीश हो, उनका जो महिला वोटर से रिश्ता है वो भाई का है या तो बाप का है। तो वो जो समझ लेगा, उनको पता चलेगा कि महिलाओं को इन दो नेताओं से लगाव क्यों है। एक ने मुख्यमंत्री होकर उनकी मदद की है, दूसरे ने शौचालय हो, स्कूल की सुविधा हो, अलग अलग चीजें हो, उसके लिए दिए। तो भाई जैसे दिए, भीख जैसे नहीं दिया है। भाई जैसे दे सकता है, बाप जैसे दे सकता है, वो भाव बंधन उसमें है। तो ये भाव बंधन क्या होता है, ये पॉलिटिकल साइंस में कोई पढ़ाता नहीं, ये आपको देखना पड़ता है। इस लड़की और इस लड़के में रिश्ता क्या है आप नजर से बता सकते हो। क्यों? आप वहां अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं लगाते, आप वो दोनों का आचरण देखते हो, तो आपको पता चलता है ये भाव बंधन है, ये प्यार का बंधन नहीं है। तो बिहार की महिलाओं को जिस ढंग से ये दो नेताओं ने अलग अलग लेवल पर अलग अलग योजनाओं से मदद की है, उससे एक भाव बंधन बना है, वो आप खरीद नहीं सकते। मैं आपको 50 लाख दे दूंगा, तुम मेरी बहना बन जाओ, नहीं बनते यार, नहीं बनते। भाई और बहन या माँ बेटी का, आप देखो वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो कैप्टन अमरप्रीत या क्या, अमनप्रीत कैप्टन जो है, हरमनप्रीत, वो जिस ढंग से 35 साल की लड़की है, वो औरत है, वो जिस ढंग से जंप मार के अपने बाप से लिपटी है, देखा आपने? जी जी, वो भाव बंधन हो, उसको कुछ परवाह नहीं थी, लोग क्या सोचेंगे, मैं तो इतनी बड़ी अब औरत बन गई हो, लेकिन वो मेरा बाप है, वो मेरा बाप है। तो जिस ढंग से वो बाप से लिपटी है, वो अगर आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि महिला वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब क्या होता है। वो ट्रॉफी उठाई उसने, लोगों से बहुत सत्कार वगैरह लिए, सब लिए, लेकिन बाप के साथ जो रिश्ता है, वो बाप को आलिंगन देकर लिपट गई है, और इतनी बड़ी बेटी को बाप ने उठाया है, वो समझो। तो आपको पता चलेगा कि जो परसेंटेज महिलाओं का बढ़ा है उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। अच्छा, एक और, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि देखिए अगले जो सारे चुनाव होने हैं, चाहे बिहार देखते हैं हम, चाहे तमिलनाडु देखें, केरल देखें, या दूसरे तमाम राज्य जिनमें होना है, आसाम में भी होना है जो बड़ा चुनाव होना है, तो उन सब में अगर हम देखते हैं
तो आपको क्या लगता है इस पूरे चुनाव का इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि वो तमाम राज्य ऐसे हैं, सिर्फ असम को छोड़ दें, जहां बीजेपी को बहुत ग्राउंड पर मेहनत चाहिए या बहुत जन समर्थन की उसको दरकार है, क्या उसके लिए पॉजिटिव होगा? और जो लोग ये कह रहे हैं कि असम में साहब गौरव गोगोई और तमाम लोग और मुस्लिम वोटों का गठबंधन ऐसा हो रहा है कि वो दिक्कत पैदा कर सकता है हेमंता को, आपको लगता है कि इस जीत से क्या क्या बदल जाएगा? एक तो बात है, मीडिया में जो खबरें आती है ना, मैं वो चलनी लगाकर चेक करता हूँ। ये अपने मन की ज्यादा बात करते हैं, वो जो देखना चाहते हैं वो देखते हैं। मैंने जैसा भी कि इतनी 35 साल की लड़की बाप से कैसे लिपटी है, ये देखने वाली एक नजर होती है। और एक बच्ची और एक बाप, उनकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन जिस ढंग से बेटी और बाप मिले हरमनप्रीत को, जो वीडियो है जी कैप्टन, वो नजरिए का बात है, नजरिए की बात है। तो आप अगर उसमें एक औरत और एक मर्द देख रहे हो तो वो नहीं समझ पाओगे कि वो क्या कर रहे हैं। 1.5-2 महीने के बाद बेटी मिली है बाप से और जीत कर आई है, तो वो जो भाव है, तो ये जो बिहार में, बंगाल में हो या असम में हो, जाकर जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये रिलेशन समझ, बिहार और बंगाल, और बिहार से ही बहुत सारे लोग असम में है। आपको याद होगा जो स्टूडेंट और वहां का असम स्टूडेंट यूनियन, वो क्या, वो बंगालियों के खिलाफ था। इतने बंगाली वहां बैठे, बांग्लादेश से आए हुए बिहारी है, बंगाली है, तो वो रिश्ता है वहां, वो रिश्ता है। और अगर बांग्लादेश से भागकर आए हुए बहुत सारे हिंदू असम में है तो वहां उसका इम्पैक्ट होगा बिहार का। और दूसरी बात यह है कि बिहार बंगाल से बिल्कुल सटा हुआ है, और बहुत सारा बंगाल आप देखेंगे तो निचला साउथ बंगाल आप छोड़े तो नॉर्थ साइड जितने ऊंचे आप उत्तर की ओर जाते हो तो वो तो मानो बिहार का ही हिस्सा है। तो इसलिए मैंने शायद ओमकार के या किसी पॉडकास्ट में मैंने बोला कि ये बिहार का चुनाव एक तरीके से ब्रह्मोस बना रहा है। वो बनेगा बिहार में, फटेगा बंगाल में, और उसका प्रभाव हमको आसाम में भी देखने को मिल सकता है। वैसे तो आसाम में लगातार 2 बार जीत कर आए बीजेपी वाले, और इतनी बुरी हालत नहीं है लोगों की। देखो, बदलाव तब आता है, परिवर्तन कब आता है? परिवर्तन लोग थक जाते हैं, भाई ये तो बदलना चाहिए। मुझे याद है 2014 के चुनाव में हमारे यहाँ गठबंधन बचे नहीं, कांग्रेस एनसीपी अलग अलग होकर लड़े, शिवसेना बीजेपी अलग अलग होकर लड़े। उस वक्त एबीपी नेटवर्क पर एक ओपिनियन पोल आ रहा था, तो कांग्रेस का प्रवक्ता बहुत गुस्से में आ गया। अरे बोला, कहीं गठबंधन हुआ नहीं है, अलायंस हुआ नहीं, तुम कहां से ओपिनियन पोल लाते हो? तो वो एबीपी वाले भी प्रेशर में आ गए। तो मैंने उस वक्त ब्लॉग लिखा था कि आपका ओपिनियन पोल 100% सही होगा, 100% सही होगा, लेकिन एक बात करो, जिस दिन नतीजे हो गए, अगर ये सही निकला तो एक बात बोल देना कि भाई हमारे पोल पर हमारा ही वो विश्वास नहीं था, लेकिन भाऊ तौर से करता था। तो नतीजों के दिन उन्होंने मुझे बुला लिया था, और वो वहां का पूरा स्टाफ हो, वो ब्रेक में आकर मुझे बोलता था, आप सही निकले, आप सही निकले। मैंने बोला, सही तो आप निकले हो, लेकिन आपका विश्वास नहीं था, मेरा था। और उसका कारण ये था कि 15 साल कांग्रेस एनसीपी की गवर्नमेंट जिस ढंग से चल रही थी, लोग उसके बारे में बिल्कुल नाराज थे। और नाराजी का इतना इतना बोला, इतने नाराजी के परिसीमा थी कि लोग बोलते थे, साला इनको हराना हो तो हम इमरान खान को भी चुनेंगे, लेकिन इनको नहीं चुनेंगे। तो भले शिवसेना और बीजेपी अलग लड़े, लेकिन आगे जाकर साथ आकर गवर्नमेंट बनाओ, इस ढंग के नतीजे आएंगे, ये मेरा लॉजिक था उस। और वही साहब सही निकला। 122 तो इनके हुए, बीजेपी के 122 हुए, शिवसेना के 63 निकले, तो दोनों मिलकर कितने हो गए? 185 तक गए, अलग अलग लड़कर। तो जो मानसिकता होती है वो देखनी पड़ती है। मानसिकता से वोट बनता है, वोट थियरी पर नहीं बनता, अनुभव पर बनता, अनुभव पर बनता।
जी। तो सिगरेट पीता हूं तो मजा आता है मुझे, लेकिन तकलीफ तो फिजिकल होने वाली है ना। वो हाँ। एड में लिखा है, देखो ये मर्द की औलाद है, सिगरेट पी रहा है, लेकिन मर्द को खोखला भी बना रहा है। तो एड हाँ। में लिखा है मजा आता है, लेकिन फैक्ट्स क्या होता है, तथ्य क्या होता है कि उस मर्द को वो सिगरेट खोखला बनाती है। तो इसलिए जी। वोट बनता है वो अनुभव पर बनता है, और 20 साल का अनुभव अच्छा है। और दूसरी बात है, महिलाओं का वोट बढ़ा है तो एक तरीका है, महिला का माइंड सेट जो होता है, जो मानव की इतिहास में संस्कृति बनी है, लोग एक जगह रहकर बस गए, गांव बने, रिश्ते बने, बस्तियां बनी, तो वो महिला के कारण बनी है। महिला गृहिणी होती है, सब बच्चे सिर्फ बच्चे पैदा नहीं करते, बच्चों का लालन पालन करती है, तो उसको सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। मर्द को वो नहीं होती, अरे क्या बनाया खाने में बोलेंगे, ना सब्जी लेने को जाएंगे, हाँ मैं कमा के लाता हूं। वो बेचारी बच्चे भी पालती है, घर चलाती है, घर साफ सुथरा रखती है, जहां हम रह सके ऐसा घर वो महिला रखती है। तो क्या राज्य नहीं रखेगी? वो जो वोटिंग के लिए जाती है वो स्टेबिलिटी और सुरक्षा पर विचार करती है, ना कि अपने पति बोले ये नौकरी छोड़ रहा हूं वहां जा रहा हूं, वो पूछेगी क्या गारंटी है वो नौकरी चलेगी, नहीं तो है वो ठीक है, पैसा कम आ रहा है लेकिन चलाओ। ये औरत की सोच होती है। मर्द इमीडिएटली जुआ खेलने जैसा एक रोजगार छोड़ेगा, दूसरी जगह जाने की कोशिश करेगा, लेकिन महिला उसको टोकती है, पत्नी उसको टोकती है, क्या गारंटी है नई नौकरी चलती रहेगी, ये कम वाली है। लेकिन 10 साल से, 12 साल से, 20 साल से हर महीने पैसे तो आ रहे हैं घर में, ये पत्नी पति को बोलती है। तो इसलिए महिला किस ढंग से सोचती है, उस ढंग से सोचने से पता चलता है कि क्या होने वाला है। अब आखिरी एक सवाल, चूंकि बहुत लंबा आपके साथ बातचीत तो कितनी भी चल सकती है, आपके पास जिस तरह का अनुभव है वो तो तमाम लोगों को हमेशा उनको प्यासा रखता है, वो और पीना चाहते हैं उस अनुभव की कहानी पानी। लेकिन एक बात मैं सिर्फ, ये जो ब्लास्ट हुआ जो हम लोगों ने दिल्ली में देखा, ये देखा, इस पर भी बहुत सारे लोगों ने राजनीति की है कि साहब चुनाव के वक्त हो रहा है, ये पिछली बार भी। ये मानसिकता क्या कहलाती है? क्योंकि ब्लास्ट पर मैं आपसे कभी अलग से बात करूंगा इस पर पूरा, क्योंकि आपके साथ मैंने देखा, आपने जिस तरह से बहुत उससे समझाया है ओंकार सर के उस पर। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि ये माइंडसेट कौन सा है जो ऑपरेशन सिंदूर पे खुश हो जाता है, उस पर जब हिंदुस्तान पर अटैक होता है तो खुश होता है, जब चाइनीज घुस जाते हैं अंदर तो और सीने से चौड़ा करके कि लो देखिए ये। इसी तरह से यहां हर समय वो कि ये अमोनियम नाइट्रेट कैसे आ गया, ये मानसिकता कौन सी है और क्या इसका राजनीतिकरण हो गया है? राजनीतिक फायदे के लिए कोई लोग अपने देश के लिए मायने सब खत्म हो जाते हैं। नहीं देखो, मैं इनको विपक्ष नहीं मानता। एक्चुअली अगर सच में मुझे बोलना है तो ये इनको विपक्ष नहीं मानता, क्योंकि विपक्ष क्या होता है डेमोक्रेसी में, इसकी भी इनको जानकारी नहीं है, ना समझ है। विपक्ष वो होता है जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट चलती है उसकी गलतियां ढूंढकर उसको ट्रैक पर रखने की कोशिश करता है। देखो, बैल होता है, वो गाड़ी, घोड़ा होता है, वो गाड़ी खींचता है, लेकिन उसको ट्रैक पर रखने का काम जो है वो गाड़ीवान करता है। सरकार चलाने वाला बैल होता है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन उसको ट्रैक पर रखना, सही रास्ते पर रखना, ये जिसके हाथ में हंटर है उसका काम होता है। इसलिए मैं हमेशा गवर्नमेंट बैल चलाएगा लेकिन गाड़ीवान ढंग का होना चाहिए। देखो, राम मनोहर लोहिया थे, एक से एक बढ़कर बड़े हमारे अपोजिशन नेता थे, गिने चुने होते थे, 300 से ज्यादा कांग्रेस के एमपी होते थे अपोजिशन में बैठे हुए, कुछ 70-100 तक अपोजिशन के लीडर होते थे, मेंबर होते थे, लेकिन गवर्नमेंट कैसे चलते थे, गवर्नमेंट कैसे चलते, ये फर्क समझना चाहिए। तो इनको मैं विपक्ष नहीं मानता, इनको मैं पैरासाइट मानता, परोपजीवी मानता। और परोपजीवी आपको मालूम है, वो तो खुद का खाना तक नहीं बनाता, आपका खून चूस कर खुद को जिंदा रखता है। तो इसलिए ये करते हुए मच्छर हो या खटमल हो, मारा जाएगा, वो रिस्क लेता है।
तो ये आत्मघाती भी होते हैं। जिस ढंग की हमारे विपक्ष की सोच है वो अगर समझने की कोशिश करे तो मुझे लगता है वो परोपजीवी है, पैरासाइट है। नुकसान हुआ तो हाँ, क्या हुआ, मुझे तो मोदी का खून चूसना है, मुझे तो गवर्नमेंट का खून चूसना है, उसके खिलाफ बोलना ही है। और बोलते वक्त अगर मारा जाऊं तो कोई बात नहीं। तो ये आत्मघाती हो गए। उनको जो हमला है उस समय में दिमाग ये रख के, स्थिर रख के अपनी जो सुरक्षा एजेंसियां है उसके साथ रहना चाहिए। ये जिनके समझ में नहीं आ रहा है उनको हम क्या समझा सकते हैं, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। जैसे जैसे जनता प्रगल्भ होती जा रही है, समझदार होती जा रही है, इनको और घटाएगी। और सही विपक्ष शायद और 5-10 साल के बाद सही विपक्ष खड़ा हो जाएगा। ये है विपक्ष है ही नहीं, ये सत्ता में जाने के लिए ललाई थे। बस कुछ भी हो, कोई भी आके इनको हटाए और हमको बिठाए। ये सब क्या बोलते हो, मोहम्मद यूनुस के रिश्तेदार हैं। वो चुना हुआ नहीं है लेकिन बैठा हुआ है। लेकिन ऐसे भारत का कोई डेमोक्रेटिक चुना हुआ नेता हटाना ये कोई बाहर की ताकत की क्षमता नहीं है, ये भी ध्यान में रखो। उस पर कभी इन पर और कभी बात करेंगे। हाँ जी जी, मैं भी यही चाह रहा था। बहुत लंबी बातचीत हुई और आप तमाम, आपको बहुत बहुत मेरे तमाम दर्शकों की ओर से धन्यवाद। और भाऊ जो हैं, आप ये जान लीजिए, भाऊ वो प्रेरक शक्ति हैं जो ये बार बार कह रहे हैं कि उनको इस चैनल को आगे ले जाना है। तो मैं उनका इस बात के लिए ऋणी हूँ, आप लोगों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी मैं उनको बहुत स्नेह नमस्कार करता हूँ और अगली और वार्ता के लिए आमंत्रित भी करता हूँ। नमस्कार।